से बीजेपी की सरकार है और पिछले खास तौर से पिछले 5 साल में 2019 से 2024 तक जो बीजेपी की हुकूमत के नाकारकर्दगी, उनके गलत फैसले, अवाम दुश्मन फैसले, किसानों को तंग करना, नौजवानों को रोजगार से महरूम कर देना, महंगाई को कंट्रोल नहीं करना, चीन जो हमारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठा है उस पर आंखें बंद कर लेना, तो ये ऐसी चीज़ें थी जो अवाम में चल रहा था इसके सिलसिला। और फिर 400 का नारा देने के बाद संविधान को खतरा, और ये बात अवाम में चले गई। खास तौर से जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर से मोहब्बत करने वाले हैं, संविधान के ऊपर नाज करने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें उनके लिए महंगी पड़ी हैं। और बहुत से लोग, मुझे लगता है कि जो ये समझ रहे थे बीजेपी नहीं हारेगी, अब आप देखेंगे कल से उनका और ग्राफ गिरेगा। सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार बार पूछा गया, आप क्रेडिट क्यों नहीं देते हैं इंडिया अलायंस को और कांग्रेस को इस सियासी सूरत हाल के लिए? मेरे ख्याल से जो माहौल था देश में, बीजेपी को इतनी भी सीटें नहीं आनी चाहिए थी। उनको हम लोग, अगर ये लोग सही काम करते तो 150 में सिमट देते हैं लोगों को। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त माहौल था बीजेपी को हराने के लिए। मगर बहुत से लोग, चाहे बोलिए अब तो खैर अब पोस्टमार्टम कर रहे, ऐसा होगा, मगर ये बेहतरीन मौका था। आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस ने ठीक से घेरा नहीं, अगर आपकी राय लिए होते या आपको नहीं, सवाल मेरी राय का नहीं है। सवाल मुझे साथ लेते या नहीं लेते, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर एक बना बना माहौल था, बीजेपी को सरकार नहीं बनाने से रोक सकते थे, और जनता भी चाह रही थी, तो शायद उसमें हम लोग नाकाम साबित हुए। मगर अब हमको तो ब्लेम नहीं कर सकते आप। एक बात साबित हो गई कि इस देश में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, न कभी रहेगा। आपका सबसे पसंदीदा सूबा है उत्तर प्रदेश, आप बार बार जाते हैं उत्तर प्रदेश गए। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी चौंकाने वाला रिजल्ट आया, जहां कहा जाता था कि योगी और मोदी की जोड़ी, और डेवलपमेंट भी हुआ है वहां ठीक ठाक, लेकिन इस तरह के रिजल्ट की उम्मीद बीजेपी भी नहीं की थी, खासतौर से उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश को बोला जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि एक बेहतरीन मौका पूरे देश में था बीजेपी को मुकम्मल हराने का, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या देश के बड़ी बड़ी प्रदेश हो। तो उत्तर प्रदेश में जाहिर है अब लोग ये समझ रहे थे कि इनविजिबल है। इनविजिबल को होता नहीं है। जब इंदिरा गांधी को लोग हरा सकते हैं, जब बड़े बड़े नेताओं को हरा सकते हैं, तो ये लोग क्या हैं। तो इसीलिए जहां से, जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, आज वहीं पर उसके अतराफ में जितनी सीटें हार गए, बनारस के अतराफ में कितनी सीटें हार गई बीजेपी, आप देख लीजिए कितनी सीटें हार गई। माने जो बोलते थे कि नहीं अतराफ में पूरा उनका बड़ा जोर है, शोर है, ना जोर है, ना शोर है, ना कुछ नहीं, अब तो सन्नाटा है। मगर क्या प्रधानमंत्री एक बैसाखियों के सहारे सरकार चलाएंगे? अगर वो बनाते हैं मोदी जी, तो देखना पड़ेगा। बैसाखी किसको बोल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू को? नहीं, देखिए जो 400 की बात कर रहे थे, जो नहीं, सुनिए बैसाखी दोनों तरफ होती है। नहीं, सुनिए, जो 400 की बात कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि सब खत्म हो जाएगा, और जो कह रहे थे कि जो फुला भक्त होगा वही दिल्ली में राज करेगा, अब किसके भक्त बनेंगे ये? अब किसके इशारे पे काम करेंगे? तो ये देखना पड़ेगा। ये देश देखना चाह रहा है। जो बुलंदबांग दावे करते थे, आज वही उनके लिए गले का सांप बन गया है। आपने अभी एक स्टेटमेंट दे दिया कि बैसाखी के सहारे चलाएंगे। बैसाखी कौन? बहुत है, बहुत होंगे, आप देखते जाइए। कल के बाद बहुत सी चीजें, अभी तो पूरा मुकम्मल रिजल्ट तो नहीं आया ना। हमको लगता है कि बीजेपी 272 का मार्क नहीं टच करेगी, लगता है। जब हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊं, मगर जब काउंटिंग हो रही है, बड़े बड़े उनके नेता हार रहे हैं। आप मुजफ्फरनगर से हार गए संगीत सोम, में मंत्री रहे उनके, जो कहते थे कि कुछ नहीं होगा, वो हार गए हैं। तो देखिए सर, आपके तेलंगाना के बाजू में आंध्र प्रदेश है, वहाँ से भी बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट आया। सत्ताधारी पार्टी बहुत कम में सिमट कर रह गई है, क्लीन स्वीप मिला है टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को। हाँ, ये जनता का, आवाम का फैसला है, इसकी इज्जत करनी चाहिए।
और हमारी नेक तमन्नाएं हैं नई हुकूमत की आंध्रा में जो बनेगी, और वो जो वादे किए वो पूरे करेंगे हम आंध्रा की आवाम से। और मुझे यकीन है कि जगन मोहन रेड्डी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, और उनके पास तो अभी वो बहुत नौजवान हैं, टाइम है उनके पास, वो उन तमाम चीज़ों को सुधारेंगे। सर, अंतिम और सबसे अहम सवाल, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब देंगे। जो इंडिया अलायंस का जो इंडिया अलायंस जिनके खिलाफ थी, एनडीए के खिलाफ थी, खासतौर से बीजेपी के खिलाफ थी, नरेंद्र मोदी के पॉलिसीज़ के खिलाफ थी, आप भी कमोवेश आप भी विरोध में थे। अगर इंडिया अलायंस की तरफ से आपको न्योता मिलता है तो आप जाएंगे? देखिए, ये इफ्स एंड बट्स एंड पॉसिबिलिटीज़ की बात मैं नहीं कर सकता, मगर मैंने चुनाव के दौरान ही इस बात को कह दिया था कि अगर कोई ऐसा मौका आता है कि नॉन एनडीए और एक नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए किसी को प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिल सकता है, तो हम यकीनन उनका साथ देंगे, क्योंकि ये फैसला मुल्क के और संविधान के मफाद में होगा। अब ये आएगा नहीं आएगा नहीं मालूम, मगर अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखेंगे 10 साल से 2014 से 2024 तक, शायद मैं वाहिद एमपी और पार्टी हम हैं जो नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट में हर बिल की मुखालिफत की। तो अब ये मैं तो उसका हिस्सा नहीं हूँ, ना मेरी कोई दुनिया ख़त्म होने वाली है अगर मुझे मौका मिलता है, नहीं। मगर लेकिन इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि आप नहीं कोई कोई इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने डायरेक्टली पिछले 10 साल में बीजेपी का अपोज किया है पार्लियामेंट में, चाहे CAA का कानून हो, UAPA का अमेंडमेंट हो, ट्रिपल तलाक का बिल हो, राइट टू इंफॉर्मेशन का अमेंडमेंट हो, कई जगह पर हमने अपोज किया है उसको। तो इन लोगों को रोकने के लिए कोई सरकार अभी तो आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, अभी क्या होगा, क्या नतीजा आएगा, अभी तो काउंटिंग चल रही है, देखेंगे जब। मगर हम नहीं चाहेंगे कि, हमने पब्लिकली इस बात को कहा है कि हम नहीं चाहेंगे कि तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, क्योंकि वो 10 साल में बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। और किसी हद तक आप देख भी रहे हैं कि जो 400 पार की बात कर रहे थे, आज तो सिमट के रह गए वो। तो मतलब चेहरा कोई भी होगा नहीं, ना ऐसा देखिए, नहीं देखिए, सब आप नहीं चाहेंगे तो किसी और को अरे सपोर्ट करेंगे। देखिए, चेहरा होगा नहीं होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ये तो पूरा काउंटिंग के बाद पता चलेगा ना। अभी कैसे बताएंगे? कोई भी ना आप बोल सकते ना मैं बोल सकता हूँ।